डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हमारे अन्नदाता किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए कभी भोजन की कमी ना हो। ऐसे में हमारी कोशिश यही रहती है कि कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम उनके लिए तमाम उपयोगी जानकारियां लेकर आए ताकि जानकारी का अभाव किसानों का ना हो। जी हाँ, इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसानों के लिए खेती के मामले में सबसे जरूरी चीज है बीज। आइए इसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। मैं आज आप सभी को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना, जिसका नाम क्रिएशन ऑफ सीड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सरकारी संस्थाओं को बीज विधायन एवं बीज भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी संस्था बीज उत्पादन का कार्य कर रही है, उसके पास अच्छी बीज विधायन एवं भंडारण सुविधा उपलब्ध होना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि वह बीजों का रखरखाव, भंडारण, विधायन, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग आदि सुव्यवस्थित तरीके से कर अच्छी गुणवत्ता का बीज किसानों को उपलब्ध करा सके। यदि किसी भी संस्था के पास इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती है तो उसके कारण बीज की गुणवत्ता में फ़र्क आता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से इस स्कीम को चलाया जा रहा है तथा इस स्कीम के माध्यम से संस्थाओं को सीड प्रोसेसिंग, सीड स्टोरेज गोडाउन, ड्राइंग प्लेटफॉर्म और रिसीविंग शेड स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ राज्य स्तर पर राज्य बीज निगम, राज्य कृषि विभाग तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय ले सकते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर ICAR, नेशनल सीड कॉरपोरेशन तथा अन्य राष्ट्रीय स्तरीय बीज उत्पादक संस्था भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। विगत 8 वर्षों में अगर इस योजना की प्रगति की बात की जाए तो वित्तीय स्तर पर 151.91 करोड़ की धनराशि इस योजना के माध्यम से विभिन्न संस्थानों को अवमुक्त की गई है तथा इस धनराशि के माध्यम से 12,60,000 कुंटल बीज भंडारण क्षमता तथा 22.08 लाख कुंटल बीज भंडारण क्षमता का निर्माण इस धनराशि के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया है। जो भी बीज भंडारण क्षमता तथा बीज विधायन क्षमता इस स्कीम के माध्यम से बनाई गई है,
उसके माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज प्रदान करने में बहुत सहायता मिल रही है तथा किसान अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त कर अच्छी फसल ले रहे हैं। आइए देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। विज्ञान और किसान सेगमेंट में आज हम आपके लिए बेहद ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं चाइव्स के बारे में। जी हां, चाइव्स जिसका इस्तेमाल अक्सर सूप बनाने में किया जाता है। इसकी खेती किसान किस तरह से कर रहे हैं और इसकी खेती से क्या लाभ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चाइव्स बेहद खूबसूरत, पोषक और खुशबूदार पत्ती है। ये सूप में प्याज का स्वाद लाती है, लेकिन उसके तीखेपन को दूर रखती है। बावर्चियों को भी चाइव्स काफी पसंद है। इसकी खेती बहुत आसान है और इसे खुले खेत में भी उगाया जा सकता है। पहले नर्सरी तैयार की जाती है और उसके बाद उसे खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादा मुनाफा होने की वजह से किसानों के बीच ये काफी लोकप्रिय है। कम धूप वाले ऐसे इलाके जहां तापमान 16 से 24 डिग्री के बीच हो, चाइव्स के खेती के लिए अनुकूल है। ये चूंकि प्याज के परिवार से है, इसलिए जहां तापमान प्याज उगाने के लिए उपयुक्त हो, वहां इसे बोया जा सकता है। भारत में इस समय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में इसकी खेती हो रही है। वैसे तो इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी फसल के लिए दोमट मिट्टी बेहतर है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। नर्सरी के लिए ऊंची मेड़ बनाएंगे और मिट्टी में जैविक खाद और दूसरे पोषक तत्वों का मिश्रण मिला देंगे। इसके बाद 1-1 उंगली की दूरी पर बीज बो देंगे। 5 दिनों में ज्यादातर बीज उग आते हैं, लेकिन अंकुरण के साथ ही खरपतवार भी पनपते हैं, लिहाजा बीच बीच में निराई गुड़ाई करते रहें। चाइव्स की खेती के लिए अक्टूबर और जनवरी के बीच का महीना सबसे उपयुक्त है। रोपाई से पहले 1 एकड़ खेत में 8 से 10 टन गोबर, 20 किलो नाइट्रोजन, 16 किलो पोटेशियम और 16 किलो फास्फोरस डालेंगे। रोपाई के 30 दिन बाद 20 किलो नाइट्रोजन जड़ों के आसपास और डालना होगा। रोपाई के लिए मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बनाने के बाद मेड़ तैयार करेंगे। मेड़ की चौड़ाई 2.5 फुट, लंबाई 7 फुट और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर रखनी है। पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर और कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह 1 एकड़ खेत में 60,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। रोपाई के बाद हर 2 से 3 दिन में टपक या फव्वारा विधि से सिंचाई करते रहें। चाइव्स में कंद सड़न, सफेद सड़न, आसिता, रतुआ, प्याज मक्खी और थ्रिप्स जैसी समस्या आ सकती हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली पत्तियां चाहते हैं तो इन समस्याओं से निपटने के लिए जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे। हर 10 से 15 दिन पर नीम के तेल को पानी में मिलाकर छिड़केंगे तो कीटों या बीमारियों की समस्या नहीं आएगी। छिड़काव शुरुआती दौर से ही करना है। 10-15 दिन में खरपतवार भी निकालते रहें और रोपाई के 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। गुड़ाई के बाद अतिरिक्त नाइट्रोजन जड़ों के पास डालें। इसे साइड ड्रेसिंग कहते हैं। रोपाई के 40 दिन बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर चरणबद्ध तरीके से खेती करेंगे और हर 5-5 दिन में फसल तैयार होती रहेगी और यूं किसानों को लंबे समय तक आमदनी मिलती रहेगी। कटाई तेज कैंची से कुछ इस तरह की जाती है। पत्तियों को जमीन से मिलाकर न काटें, बल्कि थोड़ा ऊपर से काटें। ऐसा करने से 15-20 दिन में फसल दोबारा कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जैविक पद्धति की वजह से दूसरी सब्जियों के मुकाबले ये ज्यादा समय तक सुरक्षित रहती है। कटाई करने के बाद पत्तियों को छोटे छोटे गुच्छों में बांधेंगे और उन्हें हवादार क्रेट में रखेंगे। लीजिए, अब ये मंडी जाने के लिए तैयार है। एक बार बोने के बाद 2 साल तक फसल ली जा सकती है और साल भर में 1 एकड़ से 11 टन पत्तियां मिल जाती हैं। चाइव्स का उपयोग 5000 साल से हो रहा है, लेकिन इसकी सुनियोजित खेती मध्यकाल में 5 से 15वीं शताब्दी के बीच यूरोप वालों ने शुरू की। वहाँ इसे सूप, मछली और सैंडविच बनाने में इस्तेमाल होता था। रोम में इसे औषधीय पत्ता मानते हैं। रक्तचाप में और सनबर्न या गला खराब होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। पत्तियों के रस का उपयोग कीटों को दूर भगाने में भी होता है। चूंकि ये औषधीय पौधा है, इसलिए इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है।
इसकी पत्तियों में मधुमक्खियों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। तो जाना आपने चाइव्स के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश के बहुत से किसान बागवानी क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा में रहने वाले रमेश चौहान से, जिन्होंने फूलों की खेती के जरिए अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं रमेश चौहान से। कृषि के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति अपनाना बेहद जरूरी है। आधुनिक तरीके से खेती कर किसान नई नई उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। रमेश चौहान ऐसे ही एक किसान हैं, जिन्होंने खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाकर सफलता हासिल की है। उनकी किसान यात्रा हरियाणा के पलवल जिले के एक छोटे से गांव औरंगाबाद से शुरू हुई। इनका जन्म एक खेतीहर परिवार में हुआ था। आर्थिक
आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई के साथ साथ वे अपने पिता को खेती में मदद करते थे। वे अपने पिता और अन्य किसानों को खेती में काफी मेहनत करते देखते थे और सोचते थे कि इतनी मदद करने के बावजूद इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। खेतों में सबको मेहनत करते देख रमेश चौहान ने सोचा कि वे कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती के गुण अपने पिता से सीखा था। इसी बीच रमेश चौहान कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। यहाँ आकर खेती की बारीकियों को समझा। वे अपने पिता के साथ गन्ना, गेहूं, मटर, अरहर की खेती करने लगे। खेती के शुरुआती दौर में ही रमेश चौहान ने पाया कि इस तरह से परंपरागत खेती से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनका मानना था कि परंपरागत ढंग से खेती में सीमित ना रहें, बल्कि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहते थे। साथ ही रमेश संरक्षित खेती भी करना चाहते थे। इस विषय में रमेश चौहान ने अपने पिता से चर्चा की। उनके पिता ने भी उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया। प्रगतिशील किसान संगठन से जुड़कर रमेश चौहान को आधुनिक खेती के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर इन्होंने आधुनिक और संरक्षित खेती के बारे में जाना और सीखा। आधुनिक खेती के बारे में जानने की जिज्ञासा ने इन्हें पुणे की तरफ आकर्षित किया। वहां जाकर रमेश चौहान ने फूलों की खेती के बारे में जाना। बैंक से लोन और कुछ साथियों की मदद से इन्होंने पॉली हाउस में गुलाब की खेती करनी शुरू की। फूलों की उचित देखभाल कर उन्हें सलीके से तोड़कर एक जगह रख बाजार के अनुसार उनकी पैकिंग होने लगी, जिसे बाजार ले जाकर बेचा गया। बाजार में इनकी फूलों की काफी तारीफ हुई, जिससे फूलों की खेती में रमेश चौहान को हौसला मिला। वे अब इस काम में पूरे समर्पण के साथ जुटे रहते हैं। रमेश चौहान फूलों के विपणन में भी पूरी सजगता से लगे रहते हैं। आज रमेश चौहान की सक्रियता ने किसानों के बीच उनकी छवि एक मार्गदर्शक के रूप में बनाई है। वे हमेशा किसानों के बीच अपने विचारों को रखते हैं, साथ ही गांव के किसानों से सलाह मशवरा भी करते हैं। रमेश चौहान कहते हैं कि गुलाब की खेती को और आगे बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉली हाउस लगाएं, जिनमें गुलाब उगाकर अपने गुलाब की किस्मों को भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचाया जाए। रमेश चौहान को खेती में उनके इस योगदान के लिए अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिल चुके हैं। तो जाना आपने कि किस तरह से फूलों की खेती आपको किस तरह से कामयाबी के शिखर तक ले जा सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए
250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी के काम में किसानों को कई बार पूंजी की आवश्यकता हो जाती है, लेकिन ऐसा समय भी था जब किसानों को इस पूंजी के लिए साहूकारों के चक्कर काटने पड़ते थे और उनकी जिंदगी मुश्किलों से भर जाती थी। किसानों की समस्या को दूर करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड योजना बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है और आज देश के लाखों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आइए जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से KCC योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को ATM सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख KCC स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं।
सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इसका लाभ आपको जरूर होगा। इस कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।